मिडिल ईस्ट में जब भी ईरान को लेकर कोई मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आती है, भारत के अंदर भी एक पुरानी डिबेट फिर से वापस स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को पूरी तरह न्यूट्रल रहना चाहिए, कुछ लोग ईरान के साथ अपने हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, और कुछ लोग इजराइल के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को हाईलाइट करते हैं। लेकिन इस पूरी डिबेट में एक सवाल अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जब भारत को जरूरत थी तब किस देश ने भारत के नेशनल इंटरेस्ट को समझा और किस देश के डिसीजंस भारत की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ आइडियोलॉजी या फिर इमोशनल नैरेटिव्स या फिर रिलीजन के बेसिस के ऊपर नहीं चलते हैं, बल्कि कई दशकों के विजन, एक्शंस और पावर डायनामिक्स के ऊपर चलते हैं। और अगर हम पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड देखें तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि इजराइल ने बार बार अपने एक्शंस के जरिए भारत के सामने ये साबित किया है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं है, बल्कि भारत उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त है। डिफेंस कॉपरेशन हो, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, इंटेलिजेंस कॉपरेशन हो या फिर मुश्किल वक्त में सपोर्ट की बात हो, इजराइल ने कई बार ऐसे कदम उठाए हैं जो दिखाते हैं कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। आज भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के बीच एक सरप्राइजिंग मूव में इजराइल ने कुछ ऐसा ही स्टेप उठाया है जो भारत के लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। उसके बाद अमेरिका से नई $1 बिलियन कंपनीज की एक लिस्ट आ रही है, जिसमें इंडियंस ने पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर एक नई स्टेटमेंट दी है जो दिखाता है कि भारत एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं, जिनका हम डीप एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स आखिरकार क्या चल रहा है और इनका भारत के ऊपर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और इजराइल के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि इजराइल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो अपने देश में यानी इजराइल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्टैचू यानी कि प्रतिमा लगाएगा। इसकी अनाउंसमेंट मुंबई में इजराइल के कॉन्सुल जनरल यानी रेवाच ने खुद ही की है। इजराइल का कहना है कि वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक के साथ साथ कल्चरल टाइज को भी मजबूत बनाना चाहता है और इजराइल शिवाजी महाराज को एक विजनरी मिलिट्री लीडर और नेशनल बिल्डर के रूप में देखता है। इसके साथ ही इजराइल का यह भी कहना है कि जब इजराइल की बेने जीव्स कम्युनिटी हजारों साल पहले भारत में आई थी, उनके उस समय मराठा एम्पायर्स के साथ हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं। और इजरायली कॉन्सुल जनरल ने स्पेसिफिकली ये भी कहा कि इजराइल में लोगों को शिवाजी महाराज के इतिहास और उनके योगदान के बारे में ज्यादा जानकारी मिलनी चाहिए, उन्हें शिवाजी महाराज के बारे में सीखना चाहिए। न्यूज आ रही है कि इजराइल में शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाने के लिए इजराइल ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी है। महाराष्ट्र की सरकार से हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, डिजाइन्स और आर्टिस्टिक कंसल्टेशंस के लिए सहायता मांगी है और महाराष्ट्र सरकार ने कॉपरेशन देने के ऊपर भी सहमति दे दी है। अब इजराइल में कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे कि जेरूसलम, टेल अवीव और हाइफा। अब इनमें से ये स्टैचू कहां पर लगता है और इसकी इनॉग्रेशन के लिए भारत से कौन जाएगा, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आप खुद ये सोचिए कि अगर इजराइल हमारे नेशनल हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना बड़ा सम्मान देगा तो हम क्यों ना इजराइल को सपोर्ट करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ईरान ने भारत का साथ नहीं दिया था। फिर चाहे पाकिस्तान के साथ भारत के तमाम युद्धों, जम्मू कश्मीर मसला हो, आर्टिकल 370 हो या फिर भारत की माइनॉरिटीज का बहाना मारना हो, ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमेशा भारत को टारगेट किया है। और अब अगर इजराइल शिवाजी महाराज का स्टैचू अपने देश में लगा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत को ईरान के साथ अपने रिलेशंस पूरी तरह से खत्म कर देने चाहिए। हमें ईरान के साथ केवल ट्रांजैक्शनल रिलेशंस रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ गिव एंड टेक वाले। और जो भारत में शिया कम्युनिटी है, उनके चलते रिलीजियस और कल्चरल टाइज थोड़े से ईरान के साथ मेंटेन करने पड़ेंगे। बाकी स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ईरान भारत के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कभी नहीं बन सकता है और यही सबसे बड़ा कड़वा सच है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से और इसमें इंडियंस के लिए गर्व करने का एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी NFAP ने इमिग्रेंट्स और US $1 बिलियन कंपनी नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के अंदर जितने भी $1 बिलियन स्टार्टअप कंपनीज हैं, जिनको यूनिकॉर्न्स भी कहा जाता है, उनके फाउंडर्स का डेटा एनालाइज किया गया है कि उन कंपनी के फाउंडर्स कौन से देश से अमेरिका आए, उनका ओरिजिन कौन से देश से है और वहां से आकर उन्होंने अमेरिका में इतनी बड़ी $1 बिलियन वर्थ की कंपनी खड़ी कर दी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस लिस्ट में टॉप के ऊपर आ रहा है भारत। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के टोटल 775 यूनिकॉर्न्स में से 96 कंपनीज ऐसी हैं जिनमें इंडियन बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स यानी भारत में जन्मे लोगों ने या तो कंपनी को फाउंड किया है या फिर वो उसके को फाउंडर्स हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका में लगभग हर 8 में से एक यूनिकॉर्न के पीछे एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है। भारत के बाद सेकंड नंबर के ऊपर इजराइल है और अमेरिका में 60 यूनिकॉर्न्स
$60 बिलियन कंपनीज के फाउंडर या को फाउंडर इजरायली बोर्न है। थर्ड के ऊपर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश ओरिजिन के 47 यूनिकॉर्न्स हैं। फोर्थ के ऊपर चाइनीज ओरिजिन के लोगों ने 41 यूनिकॉर्न कंपनीज बनाई हैं और फिफ्थ के ऊपर कनाडा बॉर्न फाउंडर्स ने 30 यूनिकॉर्न कंपनीज खड़ी की हैं। इस लिस्ट में बाकी देशों की रैंकिंग्स आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग एंगल है और ये आ रहा है अमेरिका में जितनी भी बिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी की गई हैं उनमें से 59 कंपनीज के पीछे इमिग्रेंट्स हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में जितनी भी बिलियन डॉलर प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज हैं उनमें से 59% कंपनीज ऐसी हैं जिनके कम से कम एक फाउंडर या को फाउंडर अमेरिका के बाहर पैदा हुए हैं और इमिग्रेंट के तौर पर अमेरिका आए थे। केवल 41% बिलियन डॉलर कंपनीज ऐसी हैं जिनके फाउंडर्स यूएस बॉर्न हैं, लेकिन इसके बावजूद इमिग्रेंट्स को अमेरिका में बुरी नजर से देखा जा रहा है, हेट मिल रही है और भेदभाव हो रहा है, जबकि इमिग्रेंट्स द्वारा बनाई गई ये कंपनीज अमेरिका के अंदर यूएस बॉर्न लोगों के लिए लाखों जॉब्स वहां पर क्रिएट कर रही हैं और अमेरिका को बिलियन ऑफ डॉलर्स का टैक्स पे कर रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, अमेरिका में ऐसे 15 फॉरेन बॉर्न इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बिलियन डॉलर कंपनी बनाई है। उन्होंने मल्टीपल बिलियन डॉलर्स कंपनी खड़ी की हैं और इन 15 में से इसमें भी सबसे ज्यादा संख्या टोटल 6 भारत से हैं, यानी कि 6 इंडियन बॉर्न इमिग्रेंट हैं, जो दिखाता है कि भारत से जाकर अमेरिका में इंडियन इमिग्रेंट वहां पर कितने सक्सेसफुल होते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन से। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि न्यूयॉर्क में स्थित यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर्स में अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान और इसका एजेंडा था सिचुएशन इन अफगानिस्तान, यानी कि तालिबान आने के बाद अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन है उसके ऊपर सभी देशों को चर्चा करनी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने यहाँ पर अपने पत्ते पूरी दुनिया के सामने रिवील करते हुए ओपनली अफगानिस्तान के तालिबान रजीम के पक्ष में स्टेटमेंट दी है। इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया एम्बेसडर पी हरीश सर ने, जो कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। मीटिंग में भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि हमें इस बात के ऊपर दोबारा जोर देना होगा कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी पॉजिटिव काम होता है तो बदले में उनको रिवॉर्ड या कंसेशंस यानी कि छूट मिलनी चाहिए। पिछले 5 सालों में अफगानिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी पूरी तरह से बदल चुकी है और यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाने के तरीकों को अब बदली हुई रियलिटी के हिसाब से बदलना होगा। हमें वैसे तरीके और पॉलिसीज अपनानी चाहिए जो अफगानिस्तान के आम लोगों की मदद करें और वहां की गवर्नेंस को सही रास्ते के ऊपर ले आने में मदद करें, ना कि हम सिर्फ सजा देने वाले पुराने तरीके चलाते रहें, क्योंकि अब उनका कोई असर या फिर कोई भी फायदा नहीं रहा है। भारत ने एक तरह से यहाँ पर कहा कि अफगानिस्तान में जमीन के ऊपर हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब वहां पर तालिबान की सरकार को आए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये एक सच्चाई है जिसे झुटलाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। इसलिए अब सिर्फ सजा देने से बात नहीं बनेगी। अगर दुनिया के देश अफगानिस्तान के ऊपर सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहेंगे और उनको आइसोलेट कर अकेला करेंगे तो फिर इसका नुकसान वहां की सरकार को नहीं बल्कि वहां की आम जनता को होगा, वहां पर रह रहे लोगों को होगा। ऐसे में भारत का मानना है कि तालिबान रजीम के साथ भी गिव एंड टेक वाला रिलेशन हो। अगर तालिबान टेररिज्म को रोकने के लिए या फिर आम लोगों के लिए कोई अच्छा कदम उठाता है तो यूनाइटेड नेशंस को भी उनके ऊपर से धीरे धीरे सैंक्शंस को हटा देना चाहिए ताकि उनको सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए मोटिवेशन मिले। ये कहना है भारत का। ये वाकई में भारत की अप्रोच में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट माना जा रहा है। एक तरह से भारत यहाँ पर तालिबान को ऑलमोस्ट डिफेंड करते दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की थी जिसमें सिविलियंस की जान गई थी, उसके ऊपर भारत ने कहा कि किसी भी कत्लेआम को मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे देने से गुनाहगार पाकिस्तान के पाप धुल नहीं जाते हैं। मासूम सिविलियंस को मारना, उन्हें अपाहिज करना और बच्चों को अनाथ बनाना यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना नहीं है। एक तरफ इंटरनेशनल लॉज और इस्लामिक एकता की बड़ी बड़ी बातें करना और दूसरी तरफ रमजान जैसे शांति के महीने में अफगानिस्तान के मासूमों के ऊपर रहम खाए बिना एयर स्ट्राइक्स करना, ये पाकिस्तान के दोगलेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह की हिंसा अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर एक सीधा हमला है और इससे पूरे रीजन की शांति और स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा खड़ा होता है। इसके बाद भारत ने कहा कि अपनी इंटरनल फेलियर्स यानी कि खुद की अंदरूनी नाकामियों के लिए अपने पड़ोसी देशों के ऊपर ठीकरा फोड़ना पाकिस्तान की बहुत ही पुरानी आदत है। ये कहा है भारत ने। अभी स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि भारत अफगानिस्तान और तालिबान रजीम को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के मूड में लग रहा है। ऐसे में अगर कल को रशिया की तरह भारत भी अफगानिस्तान और तालिबान रजीम के साथ कोई छोटी मोटी डिफेंस डील साइन कर लेता है तो इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। वैसे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या मानना है? क्या भारत को अफगानिस्तान और तालिबान रजीम को स्मॉल स्केल वेपन्स या छोटे मोटे एमुनिशन सप्लाई करने चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की एक टीम आज भारत आई है
और ये 11 जून तक दिल्ली में BSF के साथ DG लेवल की टॉक्स में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एक और न्यूज आ रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा के साथ भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। रिसेंटली ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी जो भारत से थे और साथ में 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे, जिनमें से 13 भारत से थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के अमीर के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कुवैत के ऊपर हुए हमले की निंदा की है और इसको कुवैत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर हमला बताया है। इसके साथ ही कुवैत के आमिर को थैंक्स यानी कि धन्यवाद बोला है कि वो कुवैत के अंदर इंडियन डायस्पोरा का सेफ्टी से ध्यान रख रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कर रहे हैं। यानी वही न्यूट्रल सी स्टेटमेंट जहां पर बिना ईरान का नाम लिए ईरान के हमलों की निंदा की गई है। लेकिन इससे ज्यादा भारत कर ही क्या सकता है? आपके अकॉर्डिंग ईरान सिचुएशन को भारत सरकार जिस तरीके से हैंडल कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नीचे कमेंट कर अपनी राय बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।